बीच में बहुत तो अप्स डाउन्स आते रहते थे बट फिर भी समहाउ एडवांस के पहले तक मैंने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर लिया था बिकॉज तब तक उतना कॉन्फिडेंस आ गया था एंड फिर वही कॉन्फिडेंस मेरे को जे एडवांस में भी रिफ्लेक्ट करना था तो इसका एक प्रेशर तो था ही एलन से एक और ऑल इंडिया रैंक 1 आया है एंड ऑब्वियसली ये मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि 2 साल की तैयारी के बाद मैंने मेंस में भी एज वेल एज एडवांस में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। पूरा एलन का सिस्टम हमारे साथ था तो मुझे कभी भी कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं और मेरी स्टडी की जर्नी बहुत ही अच्छी गई थी। स्पेशली कोटा क्लासरूम ने मुझे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना होगा, मतलब ये भी एक प्रेशर बिल्ड हो जाता था। मेंटेन करना आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब बिकॉज़ जितना मेहनत नीचे से ऊपर आने में नहीं लगता उससे ज़्यादा मेहनत उसी प्लेस को मेंटेन करने में लगता है। हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को जेई करना है, नीट करना है। तो इंजीनियर डॉक्टर बनना तो ऑलमोस्ट सभी के पेरेंट्स के इनफैक्ट स्टूडेंट्स का भी सपना होता ही है पापा बहुत खुश होंगे, दोनों ही भाई बहन इतना अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। बिकॉज वी आर द फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स गोइंग टू बी इंजीनियर्स इन आवर फैमिली Okay. सो अच्छा तो लगता ही है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें जब किसी एक स्टूडेंट में होती है ना, तो क्रिएट होती है एक बड़ी सक्सेस स्टोरी। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और इंस्पायरिंग जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है शुभम कुमार, जिन्होंने जेई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट में कमाल कर दिया, उसे टॉप किया है। जेई मेंस में भी वो टॉप 10 रैंक में थे और जेई एडवांस में रैंक 1 के साथ वो निकल कर बाहर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ शुभम का। शुभम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शुभम, हम लास्ट टाइम भी मिले थे और अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। रैंक 6 आना जेई मेंस में और एडवांस में इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ आप बाहर आए हो, कैसा लग रहा है और अपने आसपास कैसा फील कर रहे हो इतनी बड़ी सक्सेस के साथ? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है बट आई थिंक मेरे से भी ज़्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को हो रही है और मेरे फैकल्टीज़ को हो रही है बिकॉज फिर से एलन से एक और ऑल इंडिया रैंक 1 आया है एंड ऑब्वियसली ये मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि 2 साल की तैयारी के बाद मैंने मेंस में भी एज वेल एज एडवांस में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं अच्छा तो बहुत शुभम, खुश हूँ। बहुत कम ही ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि जिनकी जेई मेंस में अच्छी रैंक आती है वो स्टूडेंट हमें जेई एडवांस में भी किसी बहुत अच्छी रैंक पे दिखें और पूरी तरह से रैंक 1 आना या टॉप कर देना तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ये आपने कैसे मुमकिन किया? आपको क्या लगता है क्या फैक्टर्स रहे होंगे? आई थिंक मेंस में तो हमें बस एनसीईआरटी बेस्ड जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं या फिर जो रिपीटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करना होता है बट एडवांस इज़ ऑल अबाउट कि हमने जितना बेसिक्स पढ़ा है उसी पर हम कितना सोच सकते हैं और उसी को कितना ज़्यादा एलिवेट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक ये जो स्किल मेरे में था इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है एडवांस में अच्छा करने में। डेफिनेटली, और हमें वो दिखाई दे भी रहा है रिजल्ट्स में। अच्छा शुभम, कहाँ से हो आप? कोटा में कितना समय हो गया है? क्या यहाँ पे अकेले रहे हो या फैमिली के साथ रहे हो? मैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ एंड मैं कोटा में यहाँ ऑलमोस्ट 1 साल से पढ़ रहा था। यहाँ पर तो मैंने 1 साल पूरा अकेले ही मैं रहा हूँ बट फिर भी मेरे साथ हमेशा मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, बैचमेट्स और फैकल्टी तो ऑब्वियसली साथ में थी एंड पूरा एलन का सिस्टम हमारे साथ था तो मुझे कभी भी कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं और ओके। मेरी स्टडी की जर्नी बहुत ही अच्छी गई थी। अच्छा, कोटा कैसा लगा? जैसे फर्स्ट डे भी जब आप आए होंगे, एलन क्लासरूम में भी आए होंगे और क्योंकि ऑलरेडी हमें इस माहौल के बारे में पता है कि कोटा क्या है या फिर एलन क्या है, एग्जैक्टली वहाँ पे किस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और कितना टफ कंपटीशन हमें क्लासरूम में ही मिल जाता है। मतलब आपको इंडिया में तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन कोटा में क्लासरूम में इतना टफ कंपटीशन है, उसके बारे में क्या कहोगे? तो जिस बार मैं फर्स्ट दिन कोटा आया था उस दिन तो मुझे भी लग रहा था कि ये कोई नई जगह है, नए फैकल्टीज़, नए स्टूडेंट्स मिलेंगे मिलने के लिए एंड ऑब्वियसली इंडिया भर से बच्चे आते हैं तो तगड़ा कंपटीशन तो मिलना ही है। बट फिर पहले दिन तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप सा था कि मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं कर रहा था बट फिर धीरे धीरे मैं घुलना मिलना चालू किया एंड देन फिर मुझे समझ में आया कि जब हम अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, फैकल्टी से इंटरेक्ट करते हैं, रेगुलरली डाउट्स पूछते रहते हैं, तभी हमारा जो डेवलपमेंट होता है अपने थिंकिंग स्किल्स का या फिर अपने एनालिटिकल स्किल्स का जो हमें जेई के लिए चाहिए, वो तभी हो पाता है जब हम अपने पीयर ग्रुप से हमेशा सीखते रहे। तो ओके। कोटा ने, स्पेशली कोटा एक क्लासरूम ने मुझे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था। अच्छा, पीयर ग्रुप क्या कभी आपको कभी पीयर ग्रुप ने डराया? जैसे आप लोग ऑफ कोर्स जब भी टेस्ट देते होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते होंगे, उसके बाद आगे पीछे जो नंबर्स आते हैं, कभी आपने टॉप किया, कभी किसी और ने टॉप किया, पता चल रहा है कभी किसी और सेंटर के स्टूडेंट ने टॉप किया
वो माहौल कैसे मोटिवेट करता है या कभी थोड़ा स्कैर भी फील किया? मतलब वैसे माहौल में तो आसपास जो हमारे कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो तो हमेशा थोड़ा बहुत मजाक करते ही है कि ओके कि इस बार तुमने नहीं किया, मैंने कर लिया इस बार या तेरा फर्स्ट ये मेरी नहीं क्वेश्चन आई गलत है। हो गया। वही तो वो तो होते रहता है, तो मैं सीरियसली तो नहीं लेता था बिकॉज अप्स डाउन्स तो ऑलवेज होते ही रहते हैं। बट उससे सीखने को ज़रूर मिलता है बिकॉज अगर किसी टेस्ट में थोड़ी कम रैंक आ गई तो फिर अगले के लिए और मेहनत करने का एक मोटिवेशन मिलता है कि अगले में अब दोबारा से फर्स्ट पर वापस आएंगे। और अगर फर्स्ट आई तो फिर उससे ये सुनने को मिलता है कि अब इसको और कंटिन्यू करना है, इसको नीचे नहीं मेंटेन गिरने करना देना है। है। सो वो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। क्या खुद को बहुत मेंटेन करने का प्रेशर फील किया कि नहीं अब मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ अगर, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना होगा, मतलब ये भी एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना? मेंटेन करने का प्रेशर तो ऑलवेज रहता है, बट फिर भी मेंटेन करना आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब बिकॉज जितना मेहनत नीचे से ऊपर आने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा मेहनत उसी प्लेस को मेंटेन करने में लगता है। सो बीच में बहुत तो अप्स डाउन्स आते रहते थे, बट फिर भी समहाउ एडवांस के पहले तक मैंने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन कर लिया था बिकॉज तब तक उतना कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड फिर वही कॉन्फिडेंस मेरे को जे एडवांस में भी रिफ्लेक्ट करना था, तो इसका एक प्रेशर तो था ही। सो अंडर ओके। प्रेशर मैंने काम कर लिया। अच्छा, बिहार के गया से आप हो, हाँ। मोस्टली मैं अभी हमने देखा है बिहार और यूपी के बहुत स्टूडेंट्स कोटा आते हैं, आपके क्लासरूम में भी थे कोई? हाँ, मेरे क्लासरूम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे बिहार यूपी से। तो अभी अभी अगर मैं वहाँ का आपसे जानना चाहूँ क्या एग्जैक्टली माहौल है? क्या हर किसी हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट को जेई करना है, नीट करना है, मतलब क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स में अभी ये क्रेज़ है ना, जैसे आपकी फैमिली में भी हाँ, पूछूँ अभी क्या चल रहा है? तो मतलब जो जितना मैंने अपने सोसाइटी में देखा है उससे तो ये दिखता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो अपने क्लास 10th के बाद एज अ स्ट्रीम जेई और नीट ही चूज़ करते हैं बिकॉज ये ऑब्वियसली एक नेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म देता है अपने आप को एनालाइज करने का कि हम किस पोजीशन पर स्टैंड करते हैं। एंड उसके अलावा इंजीनियर डॉक्टर बनना तो ऑलमोस्ट सभी के पेरेंट्स का, इनफैक्ट स्टूडेंट्स का भी सपना होता ही है। तो अपने सोसाइटी में तो इसका करेंटली बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बना हुआ क्रेज़ है ना? आपकी फैमिली में कौन-कौन है और आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरी फैमिली में मेरी मम्मी कंचन देवी नाम है एंड मेरे पापा शिव कुमार, वो एक हार्डवेयर का शॉप ओनर है। ओके। एंड मेरी एक बड़ी बहन है जो अभी आईआईटी पटना से सीएस में बीटेक परस्यू कर रही है। यानी कि पापा बहुत खुश होंगे, दोनों ही भाई-बहन इतना अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। फैमिली में तो सभी लोग बहुत खुश है कि दोनों ही फाइनली आईआईटियंस है बिकॉज वी आर द फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स इन गोइंग टू बी इंजीनियर्स इन आवर फैमिली। ओके। सो अच्छा तो लगता ही है। अच्छा, ऐसा ऐसा हुआ कि मतलब होता है ना कि पापा मम्मी को लगता है कि चलो फाइनली मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट कि हर किसी का कॉल आ रहा है, हर किसी से हमें बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब हर कोई कहता है ना अरे आपने बहुत सही किया, बच्चे पे इतना ध्यान दिया सही समय पे, और मतलब उनको लगता है ना वर्थ इट था हमारी इतनी अच्छी पेरेंटिंग का कि बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। पापा में ब्लेस्ड फील कर रहे हैं? ब्लेस तो फील कर रही है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं परिवार से, फैमिली से, रिलेटिव से, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस या फिर जो भी हो बधाई वगैरह। एंड उसके अलावा कोटा आना भी अब एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लगता है बिकॉज पहले तो मैं भी कोटा खुद नहीं आना चाह रहा था, मैं भी चाह रहा था कि मैं घर से ही पढ़ पाऊँ बिकॉज अच्छा, यहाँ आने का फैसला किसका था? यहाँ आने का फाइनल फैसला तो मेरा ही था बिकॉज ओके। फाइनली मेरे को पता था कि जो बेस्ट पढ़ाई या फिर जो बेस्ट पीयर ग्रुप मेरे को मिल सकता है वो मेरे को फाइनली कोटा में ही मिलने वाला है। सो फाइनली मैंने कोटा ही डिसाइड किया। और अभी वर्थ इट लग रहा है आपका ये अपना और फैसला? अब एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा वर्थ इट लग रहा है बिकॉज हो सकता है मैं घर से भी रहकर अच्छा परफॉर्म तो कर ही लेता, बट जे एडवांस जैसे एग्ज़ाम को टॉप करना इज़ आई थिंक डिफरेंट लेवल। तो अब तो अच्छा लगता है ये कि ये डिसीजन जो भी एक साल पहले लिया ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था मेरा। ओके। अच्छा, अगर आपसे आपका मैं डे पूछूं जी एडवांस वाला एग्ज़ाम डे कैसा एक्सपीरियंस था? सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या पहले प्लानिंग करी थी मैं क्या कुछ करूँगा क्या नहीं करूँगा, क्या चीज़ें मुझे अवॉइड करनी चाहिए टोटली, या अगर मैं गलती से पैनिक हो गया तो मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे खुद को काम डाउन करूँगा? तो इन सब के लिए तो जैसे हमारे मॉक टोटल कितने टेस्ट्स, घंटे का एग्ज़ाम होता है? दोनों हमारे ही? एग्ज़ाम तो 3 आवर्स एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड सेकेंड पेपर 3 आवर्स का इवनिंग शिफ्ट होता है। 6 घंटे? सो टोटल 6 आवर्स दिन में देने पड़ते ब्रेक हैं। कितने ब्रेक एंड का? ब्रेक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का तो मिल ही जाता है। ओके। सो इस टाइम को मैनेज करना
नए बच्चे के लिए तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट हमने इतने सारे टेस्ट्स और मॉक टेस्ट सीबीटीज दे रखे थे कि जिस दिन हम एग्ज़ाम देने गए, जे एडवांस देने गए, तो इट वाज जस्ट जस्ट लाइक कि एक नॉर्मल एलन का सीबीटी देकर आ रहे हैं। जेन्युइनली ऐसा लग रहा था? जेन्युइनली ऐसा लगा था, बिकॉज लिटरली देयर वाज लाइक नो सो कॉल्ड वो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। हम बस जैसे अपने एलन के सीबीटीज दे रहे थे, जैसे उसमें स्कोर कर रहे थे, वैसा ही हमने एडवांस में भी किया एंड वैसा ही स्कोर भी किया। सो वो तो अच्छा था ही, बट फिर भी एज अ जनरल प्लान तो सेंटर सुबह 7 बजे पहुंचना ही पड़ता है, एंड फिर एग्ज़ाम के समय बिना किसी प्रेशर के जस्ट सवाल जो सवाल कर रहे हैं बस उस पर ध्यान देना चाहिए, एंड इधर उधर कहीं दिमाग नहीं जाना चाहिए, और बस उस सवाल पर फोकस करके काम करते रहा। एंड कभी बीच में लगा कि पैनिक हो रहा है तो फिर एक बार बाहर थोड़ा वॉशरूम से या फिर घूम कर आ गया, एंड उसके अलावा बीच में थोड़ा 5 मिनट या 2 मिनट का ही सही ब्रेक ले लिया, बिकॉज 2 मिनट से 3 घंटे एग्जाम में कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। ओके। तो 2 मिनट का ब्रेक में आंखें बंद कर आपने ली। लिया था? मैंने लिया था इस बार, सेकंड Okay. पेपर में लिया था मैंने। सो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ली, मेडिटेशन कर लिया या फिर जस्ट डीप ब्रीदिंग कर लिया, तो उससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, एंड फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट सवाल को करने के लिए दोबारा से एनर्जी आ जाती है वापस। ओके। फर्स्ट जब हो गया था आपका, उसके बाद में जो ब्रेक टाइम था उसमें वापस रूम पे गए थे या क्या किया? ब्रेक टाइम में तो मैंने पहले बाहर आकर मैंने पहले ऑब्वियसली लंच किया, एंड फिर उसके बाद मुझे लगा मतलब ये तो मेरी आदत ही थी कि मैं ब्रेक टाइम में एटलीस्ट 20 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेता था कि मैं आराम से लेटा हुआ हूँ या फिर बस मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस मैं अच्छा, मैं कुछ बैठा नहीं हुआ कर ही रहा हूँ ना, लेटा मैं हुआ फ़ोन हूँ। देख रहा हूँ ना मैं किसी से बात नहीं, कर मैं रहा कुछ हूँ। नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आँख बंद करके लेटा हुआ हूँ या फिर मेडिटेशन कर रहा हूँ। तो इस बार भी मैंने वही किया, बिकॉज उतना टाइम था अपने पास, तो मैंने बस मेडिटेशन किया 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट में लेटा रहा आँख बंद करके, और फिर उसके बाद वापस से एग्ज़ाम हॉल। अच्छा, मेडिटेशन को आपने 2 बार मेंशन कर दिया। मेडिटेशन सच में एक स्टूडेंट की जर्नी में काम करता है? आई थिंक येस, बिकॉज इन आवर एज आई थिंक हमारा जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होने का उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो किसी एक काम पर फोकस करने के लिए मेडिटेशन ही बेस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, मेडिटेशन कैसे करते हो आप? लाइक जैसे आपने मुझे बीच में बताया, आँख बंद करके ब्रीथ किया और तो फोकस किया या कुछ नहीं सोचा? मैं जनरली क्या करता था कि मैं आँख बंद कर देता था, एंड कुछ मेडिटेशन ट्यून्स ऑनलाइन अवेलेबल होते ही है, ओके। तो मैं ईयरफोन्स लगा के उन्हीं को सुनता रहता था, एंड वो या एनर्जी तो फील। एक हाँ, बिकॉज उन ट्यून से हमें थोड़ा री एनर्जाइज जैसा फील तो होता ही है, और उसके 1 या 2 राउंड्स मतलब 5 से 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो वो सफिशिएंट होता था वापस से काम पर लगने के लिए। ओके। अच्छा, आप एलन में पढ़ रहे हो और इतना अच्छा पीयर ग्रुप आपके पास था। अधिकतर आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं जो आई थिंक टॉप 10 रैंक में है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में जब एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ हो गया, क्या एग्ज़ाम के बाद सबसे डिस्कशन किया था? किसका कैसा गया? किसने क्या सिली मिस्टेक्स करी? मतलब पर्सनली फ्रॉम माय साइड तो मैंने ना कभी आज तक किसी सीबीटी वगैरह में डिस्कशन किया था। नहीं किया? मैं पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें मतलब बहुत लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि वो पेपर डिस्कस करने लग गए या फिर लोगों से पूछकर अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए एंड ऑल दैट, बट मैं प्रेफर करता था कि डिस्कशन नहीं करें, बिकॉज कुछ भी अगर पता चलता है कि अपना कोई एक सवाल गलत हो गया, कोई एक सवाल इनफैक्ट सही भी हो गया, तो फिर एक थोड़ा मेंटल प्रेशर तो बिल्डअप हो ही जाता है, जिससे सेकंड पेपर में हमें कुछ तकलीफ हो सकती है। सो जितना हो सके मैं अवॉइड ही करता था, एंड पेपर 2 के बाद तो फिर पूरा फ्री फील हो रहा था, बिकॉज 2 साल की पूरी मेहनत आज आखिरी दिन को ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उस सेम डे तो कोई डिस्कशन नहीं किया, बट हाँ फिर सेकंड डे से तो कॉल्स आने ही लगते हैं, दोस्तों के डिस्कस होने ही लगता है। ओके। अच्छा, जे एडवांस के पेपर को अगर आप जज करके बताओ कि कैसा लेवल था। जैसे एक अच्छे स्टूडेंट की ना एक आदत होती है, जैसे हमें अधिकतर स्टूडेंट से सुनने को मिलता है कि मुझे पेपर सॉल्व करके बड़ा मज़ा आया, है ना? कई बार हमें सुनने को मिलता है नहीं, इतना कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब डुएबल था, इजी था, तो हमें कुछ मज़ा नहीं आया। तो जे एडवांस का इस बार का पेपर कैसा था? मतलब इस बार का जे एडवांस का पेपर आई थिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट जो भी पुराने एडवांस के पेपर्स थे लास्ट 10 ईयर्स के, मुझे उनसे भी उनमें ही बेस्ट ही लगा, बिकॉज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड दिस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा
लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल थे। जैसे कि कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको याद है जिनको आपको लग रहा है कि सॉल्व करते टाइम मुझे बहुत टाइम लगा और बट वाकई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था? फॉर एग्जांपल मुझे एक मैथ्स का सवाल याद है जिसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली एक फंक्शंस पर मल्टी करेक्ट पूछा था, जिसमें लोगों के गलती करने के एक्चुअली बहुत ज़्यादा चांस थे, बिकॉज उसमें जस्ट एक छोटी सी पॉइंट अगर कोई भी स्टूडेंट मिस कर दे तो फिर अगर उस सवाल का आंसर ए सी था तो वो ACD लगा देता एंड उसमें नेगेटिव मार्क्स हो जाते। बट मुझे वो सवाल देखकर बहुत खुशी हुई कि ये सवाल तो मैंने इसी सॉर्ट का सवाल मैंने पहले ही कर रखा है। ओके, उसी तो तरह का किया हुआ था हाँ, आपने? तो इसलिए मुझे ऑलमोस्ट याद ही था। तो ऐसे कुछ कुछ सवाल जब रिपीटेड टाइप के मुझे दिखने लगे या फिर डायरेक्ट NCERT से उठाए हुए आ रहे हैं या कोई दूसरे बुक से उठा कर डाल रहे हैं, तो वैसे सवाल इस बार प्रेजेंट थे और मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर तो मार्क्स मिल ही रहे हैं। ओके, अच्छा क्योंकि जी एडवांस के एग्ज़ाम से पहले ना कंटिन्यू एलन में भी प्रैक्टिस चल रही थी, आप लोग कंटिन्यू एग्ज़ाम्स दे रहे थे, है ना, मेजर टेस्ट चल रहे होंगे, पूरी तरह से प्रैक्टिस चल रही थी, जी एडवांस के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, वो कितनी हेल्पफुल थी? और प्लस क्या दोनों के लेवल को अगर कंपेयर करो, एलन में जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो मेन डे एग्ज़ाम था? तो आई थिंक एलन के में जो भी एग्ज़ाम्स होते थे उन्होंने तो मेरी बहुत मदद की, बिकॉज जो शेड्यूल मुझे पता था कि मुझे जो शेड्यूल एडवांस के दिन फॉलो करना पड़ेगा वही शेड्यूल मुझे अभी भी सारे टेस्ट्स के दौरान फॉलो करना होगा, कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, 7 बजे तक सेंटर 7 या 8 बजे तक सेंटर पहुँच जाऊँ, फिर जब ब्रेक में वापस आऊँ तो फिर खाना खाना है, आराम करना है एंड ऑल डैट। सो ये जो आदत थी, ये हमारे इतने सारे रेगुलर टेस्ट हो रहे थे वीकली या वीक में 2 बार, तो उनसे मुझे आदत हो गई कि अब तो फिर जो करते आ रहे वही एडवांस में भी करना है। तो एडवांस में पहली बात तो कोई नया चीज़ जैसा लगा नहीं कि कुछ नया काम कर रहे हो, एंड सेकंड प्रेशर उतना ज़्यादा तो फील नहीं हुआ। और उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट पेपर डिफ़िकल्टी एंड अदर थिंग्स, तो आई थिंक जैसा पेपर हम एलन में देते आ रहे थे, एक एवरेज एलन के स्कोर के पेपर जैसा ही मुझे अपना जी एडवांस भी लगा, ओके, बिकॉज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन बोथ ऑफ देम वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉमन फील हो रहे थे, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में। एंड इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी जो हमने क्लास नोट्स में पढ़ा हो या फिर जो फैकल्टीज़ ने हमें पढ़ाया है, जो अपने मॉड्यूल में थ्योरी पॉइंट्स लिखे होते हैं, मुझे काफ़ी लग रहा था कि उन्हीं से सिंक्रोनाइज कर रहा है। ओके, सो आई थिंक एलन का जो भी मटेरियल था वो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। ओके। अच्छा, बाहर से कोई बुक आपने कभी पढ़ी थी या एलन का ही स्टडी मटेरियल इनफ था? और बीच में भी आई थिंक पूरी जर्नी में इतनी सारी बुक्स मिल जाती है। आई थिंक जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का था उसके लिए तो मैंने बस एलन की मॉड्यूल्स फॉलो किए थे। बट व्हेन इट कम्स टू थ्योरी तो ऑब्वियसली NCERT तो हमें पढ़ना ही होता है, स्पेशली केमिस्ट्री में चारों Yes, NCERT करना तो ज़रूरी है। एंड उसके अलावा कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हुआ या कंट्रोवर्सी हुआ, तो उसके लिए मैं जनरली किसी स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर की बुक्स को प्रेफर कर लेता था, कि एक बार रेफर कर लिया कि सही क्या है और उसे एक बार अपने फैकल्टी से कंफर्म कर लिया। ओके। सो दैट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा शुभम, क्योंकि टॉप आने के बाद ना शायद हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलें जो आपके जूनियर्स हैं या बाकी लोग भी हों जो आपको सबसे पहले यही पूछने वाले हैं कि भैया टॉप आने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, या फिर टॉप आने के लिए मतलब क्या करें पूरे साल हम और क्या नहीं करें? सो आई थिंक टॉप करने या फिर कभी भी अपने टॉप करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80 to 90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में। आई थिंक वही काफ़ी होता है, बिकॉज अगर अपने आप को सेल्फ सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी हो। तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए, कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। करना है तो चाहे अब कुछ भी हो, आसमान ज़मीन एक करना पड़े, हम करके रहेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, डिस्ट्रैक्ट होना एक बहुत ही बड़ा लूपहोल होता है आजकल के स्टूडेंट्स में। सो आई थिंक हमें अपने फैकल्टी से ही कनेक्टेड रहना चाहिए, एंड जो भी वो कहे बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस उनको ट्रस्ट करना इज़ आई थिंक द बेस्ट सोल्यूशन। और अपने फैकल्टीज़ को ही ट्रस्ट करते रहना चाहिए, जो वो कह रहे हैं, जो मटेरियल दे रहे हैं उन्हें करते रहना चाहिए, तो उतना सफिशिएंट होता है। और उसके अलावा फिर क्लासेस के अलावा अपना 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी तो होनी चाहिए, जिसमें
सारे होमवर्क्स कर लिए और अपने डाउट्स रिवाइज कर लिया, एरर नोट्स रिवाइज कर लिया, क्लास नोट्स एक बार दोबारा से पढ़ लिया, तो उतना आई थिंक काफ़ी होता है। कभी क्लासरूम में डांट खाई है टीचर से? डांट तो ऐसे ही मिलती ही रहती है बिकॉज अगर हम पेपर में सिली मिस्टेक्स करके आते हैं तो फिर क्लासरूम में तो और ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर ही सकते हैं, ओके। बिकॉज क्लासरूम में हमें नोट्स भी बनाने होते हैं, टीचर के बात पर भी ध्यान देना होता है, तो वहाँ पर वी आर बेसिकली मल्टीटास्किंग, सो टीचर से डांट तो सुनने को मिलती ही रहती थी। मिलिए मोस्टली क्या लाइन है जो आपको लगता है कि आपकी क्लास में टीचर आप लोगों को बोलते थे, जब आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हो या लग रहा है कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? आई थिंक मोस्टली तो यही लाइन मिलती थी कि अभी अगर मज़े कर लोगे तो फिर आगे एग्ज़ाम में क्या करोगे? क्या करोगे एग्जैक्टली। सो और दूसरी लाइन तो ये हमेशा सुनने को मिलती रहती थी कि जो भी गलती हमसे हो रही है उन्हें रिपीट नहीं करना है, एंड जो पेपर होता है उसमें जितना आता है हमें वही अटेम्प्ट करना है, उसके जो हमें लग रहा है कि हमसे नहीं बनेगा उसमें टाइम नहीं देना है, और जितना अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं फाइनली बस उतना ही परफॉर्म करना है। ओके। हमेशा से शुभम आपको इंजीनियरिंग करनी थी, ये डिसाइड था, या एक होता है ना एक एज ऐसी भी होती है जहाँ पे हम भटके हुए होते हैं, जहाँ पे लगता है नहीं मुझे मुझे पायलट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे कुछ और बनना है, ऐसा ऐसा कोई था, या शुरू से ऐसा था कि नहीं मुझे आईआईटी नहीं बनना है? आई थिंक शुरू से तो ऐसा नहीं था, बिकॉज स्टार्टिंग से तो क्या क्या हम ड्रीम्स थे जो आपने ऐਵੇਂ ही कभी बोल दिया जैसे किसी ने पूछा हो क्या बनना है? मतलब इनिशियली जब मैं अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में था, 6, 7, 8 तो क्लासेस के टाइम पर, तो उस समय तो उतना एक्सप्लोर हमने किया नहीं था दुनिया को, उतना आइडिया भी नहीं थे, बट फिर भी अगर कोई पूछता था तो हम रैंडमली बोल देते थे कि आईआईटी करना है या फिर आईएएस बन जाएंगे, यूपीएससी कर लेंगे एंड ऑल डैट। कभी यूपीएससी करना है आपको? अभी प्लान तो नहीं है, बट बिकॉज अभी तो आईआईटी बॉम्बे सीएसई परस्यू करना है मेरे को मेनली, बट फिर धीरे धीरे जब क्लास 10th में आए और जब 11th में ट्रांजिशन कर रहे थे तो फिर स्ट्रीम्स पता चलते हैं कि साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, साइंस में मैथ्स है, बायो है। उस समय मेरा क्लास 10th तक मैथ्स एंड स्पेशली फिज़िक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन चुका था, ओके। तो मुझे लगा कि अगर मेरे को अपने इस इंटरेस्ट को या फिर इसी टैलेंट को एलिवेट करना है तो जेई का स्ट्रीम चुनना ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो उस समय एज एन इंजीनियरिंग माइंडसेट तो इस स्ट्रीम को नहीं चुना था मैंने, बट हाँ ऑब्वियसली अपने टैलेंट को इन दिखाने के लिए नहीं, बट एक बड़े स्टेज पर शो करने के लिए कि मैं मैथ्स और फिजिक्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मैंने जेई को एज अपना स्ट्रीम चुना। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे जाने वाले हो, मैंने मोस्टली हमारे टॉपर से स्टूडेंट से सुना है हर कोई सीएस ब्रांच ही क्यों चुनता है, मतलब उसके पीछे क्या है? आई थिंक सीएस ब्रांच चुनने का रीज़न यही है कि द बेस्ट ऑफ माइंड्स जो किसी कॉलेज में आते हैं और जो हमारे जैसा सोचते हैं या फिर क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, वो जनरली इसी ब्रांच को प्रेफर करते हैं, ओके। एंड सो डू आई। सो ये ब्रांच हमें बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आगे जाकर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड में जाना हुआ तो कोई भी ट्रांजिशन करने में कभी दिक्कत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हैं उन्हें अगर धीरे धीरे एआई में ट्रांजिशन करना हुआ तो पहले से हमें कोडिंग तो थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत नहीं फ्रंट एंड लेवल तो आती ही है। ओके। सो उसी कोडिंग को बस थोड़ा सा अपने को एलिवेट करना है, थोड़ा बहुत कोर्सेज वगैरह जो होते हैं उनको अटेंड करना है, फिर उसके बाद अपने स्किल्स को हम एलिवेट आराम से कर पाते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास खुले हुए हैं। कॉलेज के लिए एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या क्या प्लान है जो आपने करें कि मैं कॉलेज जाने के बाद ये करूँगा वो करूँगा? मतलब आई थिंक कॉलेज जाने के बाद तो जो 2 साल मज़े नहीं की, हॉबीज़ नहीं फॉलो की, वो तो करना ही है, बट उसके अलावा जो भी हमारा कोडिंग के प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जो फेस्ट्स वगैरह होते हैं अपने कॉलेज में उनके लिए प्लानिंग करना है, एंड थोड़ा बहुत बाहर घूमने घूमने जाना हुआ तो फिर उसके लिए। बट मेनली तो मेरा टारगेट ये है कि अभी जैसे मैंने मेहनत किया है, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं वापस से कॉलेज में भी मेहनत करोगे? मेहनत करते रहूँगा। अच्छी चीज़ है। अच्छा, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी जो आप करना पसंद करते हो? स्पोर्ट्स में कुछ है जो आपको बहुत पसंद है खेलना? लाइक स्पोर्ट्स में मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना तो बहुत पसंद है। अपडेट लेते रहते हो जैसे ड्यूरिंग जेई क्रिकेट का तो प्रिपरेशन मैं में? ड्यूरिंग द माई जेई पीरियड ऑल्सो
इनफैक्ट एडवांस के आसपास भी मैं आईपीएल के अच्छा अपडेट्स लेते ही रहता था बिकॉज क्रिकेट इज़ लाइक इट इज़ एन इमोशन फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस एंड वो सभी के दिल में होता है आईपीएल तो में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप? आई थिंक अभी तो मैं राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहा हूँ राजस्थान में रहने की वजह से ही आ गया इंटरेस्ट? नो आई थिंक पर्टिकुलरली इंटरेस्ट वैभव सूर्यवंशी की वजह से ओके है बिकॉज ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने वर्ड यूज़ किया, क्या सोचा है? जैसे जो भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं इंडिया में, जैसे हम देखते हैं कि आईआईटियंस और डॉक्टर्स जो हैं भारत से निकल के भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी कंट्री की बात करूँ, कुछ सोचा है अपनी कंट्री को प्राइड करने के लिए, या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं ये करूँगा? आई थिंक अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करने का या अपने कंट्री को प्राइड दिलाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम कुछ स्टार्टअप टाइप सा या फिर कुछ नया प्रोडक्ट कोई नया सर्विस डेवलप करें जो कि नॉट ओनली फॉर इंडिया मतलब इंडिया इंडिया के प्रॉब्लम्स यस को तो सॉल्व करे बट अलॉन्ग विद डैट ऑन अ वर्ल्ड लेवल भी वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे सो मेरा प्लान तो ये है कि मैं इन सम और दी अदर वे रिसर्च के फील्ड से या फिर कुछ इनोवेशन के ज़रिए कुछ इंक्यूबेशन के ज़रिए मैं इन टर्म्स ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस मैं इस कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ चलिए, नाइस। हाँ, वाकई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अच्छा, अगर बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि अगेन जैसे आपने कभी अपने भैया लोग, अपने सीनियर जो रहे हैं आइलैंड में, उनसे कभी एडवाइस आपने उनसे मांगी हो कि मुझे क्या करना चाहिए, वैसे ही अभी आपके टॉप करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी जेई की जर्नी में, अब क्या एडवाइस करोगे? आई थिंक जी स्पेसिफिक जर्नी के लिए तो बेस्ट एडवाइस यही होगा कि तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना है ऐसा नहीं कि किसी दिन कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने का पूरा मूड हो गया तो बस वही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे और बाकी दोनों को छोड़ ही दिया बिकॉज ये फाइनली जो हमारे मार्क्स आएंगे वो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके ही बनते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर 120 भी स्कोर कर लिया तो पेपर 360 का है तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से बैलेंस करके चले एंड स्पेशली केमिस्ट्री में भी हमारे 3 ब्रांचेस होते हैं फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो तीनों को इंटरमिंगल करके कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि फिजिकल का कुछ कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पे लगा दिया और उससे आंसर नहीं आ रहा हो तो फिर उसमें बहस करने लगे बिकॉज तीनों को इनफैक्ट केमिस्ट्री में ही तीनों को एंड ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को भी बैलेंस करके चलना बेस्ट की है और उसके अलावा जो भी पेपर्स वगैरह होते रहते हैं उनका रेगुलरली एनालिसिस करना एरर नोट्स बनाना उनको दोबारा पढ़ते रहना ताकि सेम गलती दोबारा ना हो यही फाइनली हमें एग्ज़ाम डे के दिन काम आने वाली है ओके, वाकई एग्ज़ाम डे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कोई ऐसा बिलीफ है आपका कि लकी चार्म जैसा कि आप अपने मेन डे लेकर गए हो? कोई लकी चार्म जैसा तो नहीं था बट हाँ एग्ज़ाम के दिन तो पेरेंट्स साथ में होते ही है जो मम्मी पापा दोनों गए थे? मेरी मम्मी आई थी तो अभी कहाँ पे था सेंटर? मेरा सेंटर दिल्ली में था दिल्ली में था। ओके, और आप हो बिहार से, तो वहाँ एक दो दिन पहले पहुँचे होंगे, स्टे हाँ किया होगा। 1-2 दिन पहले पहुंचना पड़ता है देन होटल में स्टे करना पड़ता है सो पहले सेंटर देख के आए थे? हाँ पहले सेंटर देख लिया था ताकि एग्ज़ाम डे का कोई हर्डल्स ना हो सो आई थिंक सेंटर तो ठीक ही है बिकॉज हमारा तो आदत होता है कि कोटा में बस हमारे हॉस्टल से 3 या 4 किलोमीटर या मैक्स 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर सेंटर है गया एग्ज़ाम दिया देकर आ गया बट बाहर में दिक्कत होती है कि हमें सेंटर हो सकता है कि 15-20 किलोमीटर दूर हो आधे 1 घंटे का रास्ता हो तो होटल से जाना भी है सेंटर पर ही पहुंचना है टाइम पर कितने बजे निकले फिर आप? मैं सुबह 6 बजे निकल गया था बिकॉज मेरा सेंटर थोड़ा दूर था सो सेंटर पर टाइम पर पहुंचना भी है पेपर भी देना है तो इन सभी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना और ऐसा नहीं करना कि ब्रेक में खाना है पीना है या जो भी करना है उसका स्ट्रेस फिर अगले पेपर में आ गया या फिर पहले पेपर के बारे में सोचते रह गए ब्रेक में और फिर सेकंड पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो मैं इन सब के बारे में कंसिडरेट था कि कुछ भी हो जाए अपना कूल मुझे लूज़ नहीं करना है एंड ऑलवेज कॉन्फिडेंस के साथ ही रहना है पेपर भी हर एक सवाल अटेम्प्ट करे तो कॉन्फिडेंस रखने की जो भी मैं कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं है जो भी कर रहा हूँ वो सही है और बस मार्क करके आगे बढ़ते जाना है अच्छा, कुछ ऐसा याद है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले मम्मी से क्या बात हुई थी आपकी? मम्मी ने मतलब क्या कहा आपको? इतना बड़ा दिन था आपके लिए वो।
दिन तो बहुत बड़ा था बिकॉज फाइनली अपना जो फ्यूचर है वो तो पूरा नहीं बट उसका एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट इसी एग्ज़ाम से डिसाइड होने वाला है। सो उस दिन तो मेरी मम्मी ने कहा कि मतलब सब लोग वही सोचते हैं कि जो 2 साल मेहनत की है वो आज फाइनली उसी पर झंडा गाड़ कर आने का दिन है। तो आज पूरी जान लगा कर ही आएंगे, परफॉर्म करके ही आएंगे और मज़ा तो आ रहा है। अच्छा, इस सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? लाइक कैसे फील कर रहे हो या प्रोसेस कैसे कर रहे हो? मतलब मतलब जितनी बड़ी अचीवमेंट हम सबको लग रही है ना, या मीडिया में जिसको लग रही है, उतना ज़्यादा तुम फील कर पा रहे हो? हम मुझे भी फील तो हो ही रही है कि 2 साल सब कुछ छोड़ के अपनी जो भी हॉबीज़ थे या जो भी सोशल मीडिया को फॉलो करना हुआ या जो भी हो, ये न्यूज़ पॉलिटिक्स वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे और थोड़ी बहुत बस हंसी मजाक बीच बीच में हो जाती थी बट मेनली अपनी पढ़ाई पर ही कंसंट्रेटेड थे एंड फाइनली एग्ज़ाम देकर भी आए और अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक से भी क्वालिफाई कर रहे हैं आईटी बॉम्बे के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आई थिंक अभी तो ओवरवेल्म्ड हूँ मैं इन सभी चीज़ों से बट धीरे धीरे अब फिर कॉलेज लाइफ जब स्टार्ट होगी तो फिर वापस बैक टू वर्क और नॉर्मल तो ही जाएंगे। यस। अच्छा, इस शहर के बारे में क्या कहोगे? इस शहर में कुछ तो ऐसा होगा कि यहीं से हमेशा टॉप रैंकर्स निकलते हैं। आई थिंक कोटा एज ए एजुकेशनल हब जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें 10 साल 15 साल वाले के एक्सपीरियंस के साथ फैकल्टी साथ में मौजूद है और एक इंडिया भर का एक पीयर ग्रुप हमारे साथ है और उसके साथ साथ एलन का पूरा सपोर्ट सिस्टम भी है जो हमें कभी भी चाहे मटेरियल कोचिंग मटेरियल लेने में वो सब का दिक्कत हो या फिर सीबीटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कराने का हो तो उन सब में हमारे साथ हमेशा रहता है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर ऐसे एकेडमिक सिस्टम के अंदर रहकर आई थिंक कोई भी बच्चा अगर वो अपनी जी जान लगा दे तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और वो जितना अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकता है उतना तो कर ही लेगा एंड अच्छे अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई कर ही जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच शुभम यहाँ आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी फ्यूचर में आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करते रहो और अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाओ। थैंक यू सो मच। क्या एंड में आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जेई नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो वो अभी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पर फोकस करे और डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो ओके। और बस जी जान लगा कर मेहनत करे क्योंकि फाइनली बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप मेहनत करते हो तो। और फिर जब फाइनली एक बार एम्स पहुंच गए आईआईटी पहुंच गए तो फिर उसके बाद जाने के बाद मज़े करने ही है तो इसी को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना लो कि फाइनली परफॉर्म करने वाले हम लोग फाइनली मज़े करने वाले इसलिए अभी 2 साल रगड़ के मेहनत कर लेते हैं। ओके, चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं एंड ठीक में। है। मैं उम्मीद करती हूँ आप क्विक आंसर दोगे और लिमिटेड वर्ड्स में दोगे। ओके, जी एडवांस में AIR 1 आना ज़्यादा शॉकिंग था या जी मेंस में 6th रैंक आना? जी एडवांस में AR बनाना। रियली? ओके, स्टडी टेबल पर हमेशा क्या ज़्यादा रहता था आपके पास, बुक्स या बाकी स्नैक्स? आई थिंक पानी की बोतल। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोटा में। आई थिंक यस। कोटा में फेवरेट चीट मील क्या था जो आपको मोस्टली पसंद है कि मैं यही खाने जा रहा हूँ या यही खाऊंगा? एज अ स्नैक आइटम ओरियो शेक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ओके, एग्ज़ाम के पहले लकी पेन या लकी कुछ छुड़ी जैसा है? आई थिंक बस मेडिटेशन करना। ओके, वही। लेक्चर में कभी नींद आई है क्लासरूम में और फिर टीचर से डांट पड़ी हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? बट डांट तो नहीं पड़ी उसके लिए। ओके, फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन ज़्यादा पसंद करते हो या रोस्टिंग ज़्यादा एंजॉय करते हो? रोस्टिंग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। टॉपर्स भी मस्ती करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, हॉस्टल लाइफ का टफेस्ट पार्ट क्या होता है? आई थिंक अगर कभी भी गलती से बीमार हो गए फॉर सम रीज़न तो फिर उसको मैनेज कर पाना के लिए सबसे मुश्किल होता है। रिजल्ट के बाद सबसे पहले किसका आपको मैसेज या कॉल आया? मम्मी का था। मम्मी का? माँ दा लाडला। माँ का लाडला बेटा। ओके, मोटिवेशन लो हो तो क्या करते थे, म्यूजिक, स्लिप या मेडिटेशन? मेडिटेशन। बैक बेंच वाली वाइब थी थ्रू आउट ईयर या फ्रंट बेंच वाला ऑलवेज फोकस? फ्रंट बेंच वाला फोकस था। नाइस। जे प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा क्या खुद को मोटिवेट करने के लिए वर्ड यूज़ किया?
आई थिंक कंसंट्रेशन। ओके, फैमिली का एक डायलॉग जो आपको हमेशा सुनने को मिलता था? बाहर का नहीं खाना है। बाहर का नहीं खाना है, बीमार हो जाएगा। ओके, अभी क्या सोचा है? आईआईटी कैंपस ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है अभी? हाँ, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, सो एलन को अगर आप डिस्क्राइब करो तो कैसे करोगे? आई थिंक एलन हमें एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको और एलिवेट करने का। बिकॉज अगर कोई बच्चा अकेले तैयारी कर रहा है या अपने घर से स्कूल से तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, सो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है कि खुद से मटेरियल ढूंढना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्या करना है। बट एलन में सारे फैकल्टीज़ और एक पीयर ग्रुप जो कि दुनिया भर से अच्छे बच्चों का होता है, इंडिया भर से सॉरी, वो हमें ऑलवेज़ मोटिवेट करता रहता है। एंड वो जो भी सही कोचिंग मटेरियल होता है वो हमारे पास टाइम पर पहुंच जाता है, जिससे हमारी जो भी तैयारी है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से एकदम स्मूथली चल सके। चल सकती है। कोटा को मिस करोगे? और कोटा को अगर डिस्क्राइब करो वन वर्ड में तो क्या कहोगे? कोटा को तो बहुत मिस करने वाला हूँ आईटी जाने के बाद। एंड डिस्क्राइब करने के लिए आई थिंक कोई भी एक वर्ड। द बेस्ट वर्ड विल बी शिक्षा की काशी। यस, जो जो आई थिंक हम लोग भी कहते हैं और पीएम मोदी ने जो सबसे पहले कहा था, शिक्षा की काशी है कोटा। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए शुभम। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे मिलने का मौका मिलता रहे, आप जब जब मौके पड़े कोटा आते रहें और विक्ट्री कार्निवल में भी आपसे मिलने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।